स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी है भूलने की बीमारी। अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए बैठी हैं। पूछ रही हैं कि बाबूजी क्यों नहीं आए अभी तक, उनकी दवाई का समय हो गया है। घनश्याम की पत्नी आशा चिल्लाते हुए बोली, आशा तुम्हें क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है कि माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? घनश्याम ने शांत स्वर में कहा। तो फिर मेरे सिर क्यों मार दी इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान हो गई हूँ, आशा ने जवाब दिया। दरअसल 6 महीने पहले तक घनश्याम के अम्मा बाबूजी अपने गांव में ही रहते थे। घनश्याम की पत्नी आशा को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। सो दोनों बेटा बहू अपने बच्चे के साथ उनसे अलग शहर में रहने लगे। बाबूजी गांव में ही खेती किया करते थे और अम्मा भी उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद किया करते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम करने के लिए गए थे। वहीं अचानक एक सांप ने काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी और अकेलापन से धीरे धीरे अपनी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे घनश्याम को फोन करके उनकी बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि घनश्याम की पत्नी आशा अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी और उसने घनश्याम को भी साफ मना कर दिया था कि अम्मा को शहर लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदारों का हवाला देकर घनश्याम ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। अम्मा की दिमागी कमजोरी को समझते हुए घनश्याम एक दिन अम्मा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि ये एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले बाहर तक भी नहीं जाने देना। और अगर ये कभी बाहर जाए तो घर का एक न एक सदस्य इनके साथ होना चाहिए, डॉक्टर ने हिदायत दी। डॉक्टर की बातें जब घनश्याम ने अपनी पत्नी को समझाई तो वो बोली, कुछ नहीं हुआ, सब सुनती हैं, सब समझती है, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती है। माँ अपने बेटे बहू के पास तो आ गई, पर बहू के कसेले स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू आशा की आंखों में अम्मा सारा दिन खटकती रहती। आशा उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ देती थी। बैठे बैठे अम्मा भूल जाती थी कि उनके पति का देहांत हो गया है। उन्हें ऐसा लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और कहेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक गिलास लस्सी पिला दे। बाबूजी अम्मा की दुनिया से चले गए, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे हुए थे। एक दिन अम्मा बैठी हुई थी जब उनकी बहू ने आकर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठी तो आशा ने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में घनश्याम तैयार होकर दुकान पर जा रहा था। अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर वह बोला, आशा, तुम्हें पता है ना अम्मा की हालत का, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तब समझोगी। अरे क्या हुआ है अम्मा को? अच्छी भली तो हैं, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेगी तो गिर नहीं जाएगी तुम्हारी अम्मा। तुम दुकान पर जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी, आशा रूखे स्वर में बोली। घनश्याम के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज सफाई और छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो आशा भी अम्मा से कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उनका अपने पोते के साथ खेलने का मन करता, लेकिन आशा अपने बेटे को उनके नज़दीक नहीं आने देती। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का मन हुआ।
हालांकि घनश्याम ने अम्मा को समझा दिया था कि अम्मा, तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, यहीं कहीं जाना भी हो तो आशा से कह देना, वह ले जाएगी। लेकिन अम्मा बेटे द्वारा दी गई हिदायत को भूल गई थी। उन्होंने ये कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उनका घर कहाँ है और ध्यान में भटकती हुई इधर उधर टहलने लगी। सोचना मुश्किल हो गया कि अब घर कैसे पहुँचेगी। डर के मारे रुआंसी हो गई, लेकिन आशा ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। शाम को जब घनश्याम घर आ रहा था तो देखा कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत से पूछ रहे थे, माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। घनश्याम अम्मा को लेकर घर आया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई। फिर वह आशा से बोला, तुम तो देख सकती हो कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर उन्हें बाहर। उधर आशा चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद को आप सारा दिन बाहर चले जाते हो, अपनी बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ है वो मेरी, चिल्लाता है तो अपनी माँ पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जानकर अम्मा सहम कर रह गई। बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा को भूलने की आदत के कारण आशा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर आशा ने एक और चाल भी चल दी। आशा ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवाकर गांव का मकान भी अपने नाम करवा लिया और ये बात घनश्याम को भी पता नहीं लगने दी। आशा ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी मेज़बानी करने की बारी थी। सभी सहेलियां घर पर एकत्रित हुई तो उन्होंने शोर शराबा और धूमधाम मचाई। मांग उठी चाय और पकौड़े की। आशा ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी अम्मा उसके लिए मुफ्त की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे ही अम्मा ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज पर रख दिए और सबने खाना पीना शुरू किया। सभी सहेलियां बोली, क्या खाना बनाया है आशा, इसके लिए हमें घर पर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण उन्होंने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकोड़े में नमक डालना भी भूल गई। बस फिर क्या था, आशा सभी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर बरसना शुरू हो गई और बहुत बुरी बातें सुनाई। थोड़ी देर में सभी सहेलियां नाक भौं चढ़ाकर चली गई। उधर देखा तो अम्मा अपने के पोते के साथ लाड़ कर रही थी। एक काम ठीक से होता नहीं आपसे, सबके सामने नाक कटा दी आपने, वह कहते हुए आशा ने अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में घसीट लिया। सामने देखा कि गैस जलती हुई छोड़ दी थी। तेल धुआं धुआं होकर जल रहा था और साथ में आशा का गुस्सा भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए आशा अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपनी दुकान पर चला गया तो आशा अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो आज आपको मंदिर में माता जी के दर्शन करवाने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना। अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी। और हो भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों के बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। आशा को आशीर्वाद देते हुए अम्मा बोली, जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। आशा अम्मा को लेकर शहर के किनारे के एक मंदिर में पहुंची। वहां पहुंचकर आशा ने उन्हें मंदिर के एक कोने में बिठा दिया और बोली, अम्मा यहीं चौखट पर बैठो, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह कहकर आशा प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई और आशा लौटकर नहीं आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो उन्होंने खा लिया। दोपहर में पुजारी ने देखा कि एक बुजुर्ग औरत मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठी है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई है, लेकिन बेचारी अम्मा अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थी। पुजारी ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। जब पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन कर सूचना दी, थोड़ी ही देर में न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए और साथ में
स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर की थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे, लेकिन वो बेटे के नाम के अलावा और कुछ नहीं बोल पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और अम्मा ने पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी चैनल पर डाल दी। शाम को जब घनश्याम दुकान से घर वापस आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिख रही, कहाँ गई हैं? अकेले तो कहीं जा ही नहीं सकती। मुझे क्या पता कहाँ गई है तुम्हारी अम्मा, बिना बताए कभी भी चली जाती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ उसकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। आशा नज़र चुराते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता मेरी बूढ़ी अम्मा पर? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? फिर अपने आप को संभालते हुए घनश्याम अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। उधर संगठन के सदस्यों ने अम्मा के लिए खाना और चाय लाकर दी। भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने उनके घर का पता दे दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और स्वयंसेवी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे तो देखा कि घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह चुप नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी दादी को देखा, वह अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर आशा हैरत में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत से घूरती जा रही थी। आशा को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा घर में वापसी नहीं कर पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने आशा से घनश्याम का मोबाइल नंबर ले लिया और उसे फ़ोन करके तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में घनश्याम हैरान परेशान सा होता हुआ घर पहुंच गया। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और आशा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला घनश्याम को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में आशा ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद अम्मा से छुटकारा पाने के लिए ही उसे मंदिर में छोड़कर आई थी। घनश्याम को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने ये सब सुनते ही आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आशा चिल्लाई। हिम्मत तुमने अभी देखी ही कहाँ है? दूसरा थप्पड़ मारते हुए घनश्याम बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार हैं, तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो ये सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू में ही आशा की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती तो कि मैं अपने माँ बाबूजी के साथ ही रहूँगा, तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहते हुए घनश्याम की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ की ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर साहब ने घनश्याम और आशा दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। घनश्याम इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से ही रखेंगे या नहीं, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयंसेवी संगठन को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपकी माँ जी का हाल चाल जान आया करेंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य थोड़ी देर रुककर आशा से बोले, माँ जी की भूलने की बिना बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वो ये कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। ये सब सुनकर आशा को तो जैसे जमीन में ही गड़ गई। आशा ने नजरें उठाकर अम्मा की तरफ देखा
तो अम्मा अपनी गोद में बच्चे को बिठाकर उसे कब से दूध पिला रही थी। आज आशा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भारी आंखों से माँ जी के पैर छूकर उसके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावा के आंसू देखकर उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। आशा ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, ये कैसा बंधन है माँ बाप का बच्चों के साथ, जहाँ बलिदान और त्याग का ये सिलसिला चलता रहता है। माँ बाप अपनी खुशियों का मान करके, अपनी खुशियाँ भूलकर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, पर बड़े होते ही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में बंधी बेड़ियों सा लगता है। सच तो ये कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा हमें दिए गए सबसे कीमती उपहारों में से एक होते हैं, जिनका हम पर कर्ज इतना बड़ा है कि हम चाहकर भी उसे चुका नहीं सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।